ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स दो डिफरेंट टाइप के देखने हैं कि अगर कोई भी कुछ सर्विस इस्तेमाल करना चाहता है, किसी के साथ कनेक्ट करना चाहता है, तो उसके लिए वो अपने आप को ऑथेंटिकेट कैसे करेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो पहली चीज है कि कोई भी नेटवर्क इन्वायरमेंट हो, फॉर एग्जांपल यूएमटी का अपना नेटवर्क है तो उसमें क्या थ्रेट्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मसला होता है कि अगर कोई यूजर है जो कि किसी और के वर्क स्टेशन को यानी किसी और के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, तो अब प्रॉब्लम क्या होगी कि उस मशीन को इस्तेमाल करते हुए वो प्रिटेंड करेगा कि वो कोई और है। ठीक है, और वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है तो वो वर्क स्टेशन इन रियलिटी जिसकी थी वो फंस जाएगा। दूसरी थ्रेट होती है कि यूजर जो है उसके पास अपना एक वर्क स्टेशन है, पर उस वर्क स्टेशन से जब पैकेट निकालना होता है तो उसका जो एड्रेस है वो उसे चेंज कर देता है, या अपनी मशीन का एड्रेस वो किसी तरीके से ऐसे चेंज कर देता है कि जब उस ट्रैफिक के लॉग्स देखा जाए कि किसने किस चीज को एक्सेस किया है, तो वो ना फंसे उसने जिसका आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया है या जिसका मैक एड्रेस इस्तेमाल किया है वो फंस जाए। तीसरी थ्रेट होती है कि आपकी कोई भी ट्रैफिक जा रही है तो मैन इन द मिडिल उस ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करता है और उसे जो है उस पर एक रीप्ले अटैक करता है। रीप्ले का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल दो लोग आपस में, एलिस और बॉब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एलिस ने बॉब की तरफ कोई पैकेट भेजा है तो ईव बीच में उस पैकेट को पकड़ लेगी और अपनी तरफ से एक नया पैकेट बना के बॉब को भेज देगी, और अब बॉब की जो रिप्लाई आएगी तो ईव उसे पकड़ लेगी। अब कम्युनिकेशन जो है वो हाईजैक हो गई है और रादर देन एलिस और बॉब के बीच में होती वो अब ईव और बॉब के बीच में हो जाएगी, पर बॉब को भी लगेगा कि पैकेट शायद एलिस की तरफ से ही आ रहे हैं। तो ये कुछ थ्रेट्स होती हैं जिनको हमने एड्रेस करना होता है, और उसके लिए हम बेसिकली एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सवाल तो ये कि व्हाई डू वी नीड ए यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम। यानी एंटरप्राइज नेटवर्क है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ सिस्टम्स हो सकते हैं, थाउजेंड ऑफ क्लाइंट सर्वर हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के कितना बड़ा सिस्टम है। हम कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई भी दो मशीन अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो वो कैसे सिक्योरली कम्युनिकेट करेंगी। ठीक है, यानी एक पॉसिबिलिटी है कि जितने भी आपके कम्युनिकेटिंग पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, वो सारे आपस में अपने बीच में एक सीक्रेट की शेयर कर लें, और ये सीक्रेट की जो है सिर्फ उस पेयर के लिए होगी, किसी और को वो नहीं देंगे। यानी एलिस और बॉब ने अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो सीक्रेट शेयर कर लें। अब एलिस ने किसी और के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए एक नया की बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कम्युनिकेशन को सिक्योर कर सकते हैं, उसे कॉन्फिडेंशियल बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है कि एक्सेस कंट्रोल कैसे इंश्योर करेंगे। एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर एक मशीन किसी और के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो दूसरी मशीन कैसे डिसाइड करेगी कि नंबर वन, क्या इसे मेरे से बात करने की इजाजत है, नंबर टू, अगर इजाजत है तो क्या क्या सर्विसेज हैं जो कि मैं इसे दे सकती हूँ और क्या सर्विसेज मुझे देने की इजाजत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग सिस्टम एक्सेस करने की इजाजत है कि नहीं। यस, ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रेड देखने होते हैं, पर क्या उन्हें ये इजाजत है कि वो किसी और का ग्रेड देख लें या किसी और का ग्रेड मॉडिफ या पे कोई भी ग्रेड मॉडिफाई कर लें, इस चीज की इजाजत है। सिमिलरली फैकल्टी मेंबर को इजाजत है कि वो एक्सेस करे ग्रेडिंग सिस्टम। क्या फैकल्टी मेंबर को इजाजत है कि वो ग्रेड चेंज कर सके, तो वो सिर्फ अपने कोर्स के ग्रेड चेंज कर सकते हैं, किसी और के ग्रेड नहीं चेंज कर सकता, उन्हें देख भी नहीं सकता। तो ये एक्सेस कंट्रोल होता है कि किस चीज की इजाजत है और कितनी हद तक। ठीक है, तो एक्सेस कंट्रोल कैसे इंश्योर करेंगे कि हर नोड के पास बेसिकली एक पूरा डेटाबेस होगा, उसमें इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही होगी कि किसको क्या सर्विस एक्सेस करने की इजाजत है।
अब ये जो मैंने दो प्रोसेस बताई हैं डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी और एक्सेस कंट्रोल के लिए, इनमें मसला क्या है? एनी आइडियाज? ठीक है, तो प्रॉब्लम इस अप्रोच में ये हो जाती है कि आपका स्टेट मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हो रही है और आपकी टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड कीज जो है वो बहुत ज्यादा होंगी, यानी बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा। अब ये कैसे हमारे पास नंबर आया है? तो लेट सपोज आपके नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ 5 मशीन हैं, ठीक है। अब 5 मशीन का मतलब है कि कितनी कीज चाहिए होंगी। ये एक मशीन है, इसे एक की चाहिए फॉर दिस पेयर, एक और की चाहिए फॉर दिस पेयर, एक और की चाहिए फॉर दिस पेयर, और एक और की चाहिए फॉर दिस पेयर। अगली नोड पे आ जाए, इसको एक की इसके साथ शेयर करनी पड़ेगी, एक की इसके साथ करनी पड़ेगी, एक की इसके साथ, एक की इसके साथ। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा कि बेसिकली n नोड्स हैं, हर नोड जो है वो n-1 अदर नोड्स के साथ अपनी की शेयर करती है, ठीक है। पर बात क्या है कि अगर ये नोड इसके साथ की शेयर कर रही है तो ये नोड वही की इसके साथ शेयर करेगी, तो इसका मतलब है कि डबल काउंटिंग हो रही है। तो इसलिए इस पूरे को आप डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो ये जो फिगर है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। और इसका अगर बिग हो लें तो बिग ओ की टर्म में बात करें तो बिग ऑफ एन स्क्वायर बनता है। तो यानी अगर आपके पास एन नोड्स हैं एक नेटवर्क के अंदर और उन सारों के बीच में आप ये अप्रोच इस्तेमाल करते हुए सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आपके पास एन स्क्वायर नंबर ऑफ कीज एग्जिस्ट कर रही होंगी। अब एन स्क्वायर जो है 5 के लिए तो इतना बड़ी बात नहीं है, पर अगर आपके नेटवर्क में 1000 कंप्यूटर हैं, 10,000 कंप्यूटर हैं, उनकी एन स्क्वायर करें यानी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करें, इतनी ज्यादा कीज आपको मेंटेन करनी पड़ जाए तो उसका तो ओवरहेड ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच जो है ये फीजिबल नहीं, ये स्केलेबल नहीं है। यानी यूएमटी का एग्जांपल ले लें तो आज से कुछ साल पहले तो यूएमटी में एक बिल्डिंग होती थी, उसमें कितने 100 200 300 कंप्यूटर होंगे, दैट्स इट। अब आप देखें आपके हजारों कंप्यूटर हैं इस नेटवर्क में और वो अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं और हर कम्युनिकेशन के लिए आप एक अलग की मेंटेन कर रहे हैं तो वो स्केलेबल नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें ये वीकनेसेस ना हो। और उसकी सोल्यूशन क्या है कि आप एक सेंट्रल सर्वर रखें जिसपे सारों को ट्रस्ट हो और जिससे भी कम्युनिकेट करना है, दो लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो उस सर्वर के थ्रू अपने बीच में कम्युनिकेशन सेशन खुलवाएंगे। इस जुमले का क्या मतलब है कि वो दोनों पहले तो सर्वर से पूछेंगे कि एक्सेस रूल्स क्या है, हम दोनों को बात करने की इजाजत है, और अगर है तो क्या सर्विस हम एक दूसरे को दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। तो ये एक्सेस रूल्स जो है ये वो सेंट्रल सर्वर इन दोनों को बता देगा। उसके बाद इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक की चाहिए होगी जो कि सिर्फ उस सेशन तक रहे, उसके बाद खत्म हो जाए, ठीक है। तो जो सेंट्रल सर्वर होगा वो उन दोनों को की भी दे देगा कि तुम लोग इस की को इस्तेमाल कर लो फॉर द टाइम बिंग, पर ये टेम्पररी होगा, जैसे सेशन खत्म होगा की भी खत्म हो जाएगी। तो ये हमने अब डिटेल में देखना है कि कैसे किया जाएगा। तो पहली जो आज हमने दो चीजें बेसिकली देख ली हैं, एक सिस्टम है यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो कि प्राइवेट की इस्तेमाल करता है और दूसरा यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा जो कि पब्लिक की इस्तेमाल करता है। मैं फिर रिकैप कर दूं, पिछली क्लास में हमने प्राइवेट और पब्लिक की इसकी बातें की थी। प्राइवेट की क्या होती है? एक ऐसी की होती है सिंगल की जो कि इंक्रिप्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है और डिक्रिप्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये प्राइवेट की इंक्रिप्शन है।
पब्लिक की इंक्रिप्शन सिस्टम में क्या होता है कि इंसान के पास दो कीज होती है, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट होती है। अगर प्राइवेट से इनक्रिप्ट किया है तो फिर पब्लिक की से उस मैसेज को डिक्रिप्ट किया जा सकता है, और अगर पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया है तो फिर प्राइवेट की से उस मैसेज को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टेक्निक्स हमने की थी, आज हमने दोनों पे बात करनी है। तो पहला एग्जांपल है प्राइवेट की बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम का, और उसका नाम है कर्बरोस। कर्बरोस का मतलब क्या है? बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजी में एक जो दोजख का कॉन्सेप्ट था, यानी हेडीज, उसका एक उसके दरवाजे के बाहर एक कुत्ता बैठा होता था जिसके 3 सर थे, तो उसे कर्बरोस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने नेटवर्क के दरवाजे की हिफाजत करनी है, तो उसके लिए फिर लफ्ज जो है कर्बरोस इस्तेमाल हो जाता है। ये MIT ने सिस्टम बनाया था, डेवलप किया था। इसमें एक सर्वर होता है जिसके ऊपर एक सर्वर सिस्टम है जिसके ऊपर सारे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, और उस सर्वर का मकसद होता है कि आपस में कोई भी की शेयर करनी है या एक्सेस कंट्रोल के रूल्स है उन्हें फॉलो करना है। एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है, ठीक है, जो कि सारी चीजें कर रहा है, और ये अप्रोच सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि हमने कहा था कि इंक्रिप्शन की टेक्निक्स दो किस्म की है, एक सिमेट्रिक है, एक एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि की इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करने वाला और डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करना दोनों बराबर है, और कोई फर्क डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता कि इनमें से इनक्रिप्ट करने वाला कौन था, डिक्रिप्ट करने वाला कौन था। एज अपोज टू दैट, जो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन थी उसमें हमने बात की थी कि आपकी दो डिफरेंट कीज होती हैं, और कौन सी की इस्तेमाल की गई थी उससे आपको पता लग जाता है कि इनक्रिप्ट करने वाला कौन था और डिक्रिप्ट करने वाला कौन था। यानी अगर प्राइवेट की इस्तेमाल की गई है तो ऑब्वियसली उस की का जो ओनर है सिर्फ उसके पास प्राइवेट की होती है। अगर पब्लिक की इस्तेमाल की गई है तो पूरी दुनिया के पास अवेलेबल है। पर हैविंग सेड दैट, आपको रोल एटलीस्ट पता लग जाता है कि किस रोल ने ये की इस्तेमाल की है। तो ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में फर्क था। कर्बरोस जो है वो सिमेट्रिक अप्रोच इस्तेमाल करती है। और जहां पे बेसिकली फायदा क्या है इसका, कर्बरोस का, तो कर्बरोस में होता ये है कि लेट्स सपोज दो लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करना है, तो अब रादर देन उन दोनों ने आपस में पहले से कोई की मेंटेन की हो, आपस में एक्सेस रूल्स मेंटेन किए हो, ये दोनों क्या करेंगे, उस सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बीच में एक सेशन खुलवा दो, और वो उस सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बीच में एक्सेस की इजाजत है, अगर तो तब भी सेशन खुलवाओ वरना ना खुलवाना। ठीक है, अब जो मैं बार बार कह रहा हूं सेशन एक्सेस कंट्रोल वगैरह, इसका क्या मतलब है? अब लेट सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं फैकल्टी मेंबर हूं, ठीक है, लेट सपोज मैं अपनी मशीन से LMS को एक्सेस करता हूं। एक्चुअली मैं अपनी मशीन से किसी और मशीन को UMT में एक्सेस करता हूं जो कि मुझे एक्सेस दे देती है। ठीक है, और जहां पे बहुत सारी मशीन है जिन्हें इजाजत है कि मैं एक्सेस कर सकूं। एक्चुअली नहीं, रॉन्ग एग्जांपल। ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, UMT में जितने दरवाजे हैं उन सारों पे मुझे एक्सेस की इजाजत है। मैं अपना कार्ड लगाऊंगा, वो बीप करेगा और मुझे अंदर आने की इजाजत हो जाती है। लेट सपोज दरवाजे पे लॉक भी लगे हुए थे, यहाँ पे नहीं है, पर कुछ यूनिवर्सिटी में दरवाजे लॉक भी हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो अब क्या होगा? एक ऑप्शन है कि हर दरवाजे के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही हो। अब इस अप्रोच में क्या मसला है कि अगर मैं UMT छोड़ देता हूं तो क्या होगा? किसी दिन मैं आता हूं और लेट सपोज UMT में 1000 दरवाजे थे, हर दरवाजे के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी। अब उन 1000 में से कुछ 900 दरवाजे हैं जिनके ऊपर अपडेट कर दिया गया है कि मैंने UMT छोड़ दिया है, पर 100 दरवाजे ऐसे होंगे जिनमें शायद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपडेट करना भूल गया, तो मैं उन दरवाजों के थ्रू UMT के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। अब इससे ज्यादा सेंसिबल अप्रोच क्या होती कि एक सेंट्रलाइज सर्वर होता जो कि पूरी की पूरी एक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता। यानी अगर मैंने UMT छोड़ा है तो उस एक सर्वर के अंदर बस चेंज होती कि इसने UMT छोड़ दिया। अब क्या होगा कि अगर मैं बाद में कुछ दिन बाद UMT वापस आता हूं
तो मैं जिस भी दरवाजे के ऊपर लगाऊंगा वो दरवाजा, वो अपना आईडी कार्ड, वो पहले उस सर्वर से चेक करेगा कि आया मुझे एक्सेस की इजाजत है भी कि नहीं है। अब यहां पे गलती का इम्कान खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक सर्वर के अंदर चेंज अगर आपने करनी है तो आप गलती नहीं कर सकते। अगर हजारों दरवाजों के अंदर आपको चेंज करनी है तो इट इज पॉसिबल कि उनमें से कोई एक दो दरवाजे मिस हो गया। वही कॉन्सेप्ट कर्बरॉस में भी है कि आपने जो भी एक्सेस कंट्रोल के रूल्स बनाने हैं, ठीक है, आप हर मशीन के ऊपर वो रूल नहीं इंप्लीमेंट करते, वो सेट करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जो आपका सेंट्रल सर्वर है, जो कर्बरॉस सर्वर है, उसके अंदर आप बता देते हैं कि क्या एक्सेस की इजाजत है, क्या एक्सेस की इजाजत नहीं है। अब अगर कोई चेंज करनी है तो उस एक जगह पे करनी पड़ेगी, आपको हर मशीन पे नहीं करनी पड़ेगी। और अगर कीज मेंटेन करनी है तो उस एक जगह पे करनी पड़ेगी, हर जगह पे की मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपकी मैनेजमेंट भी आसान हो जाती है और आपकी गलती की गुंजाइश जो है वो भी कम हो जाती है। तो इससे सिक्योर भी ज्यादा है और ये एफिशिएंट भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो ब्रॉड लेवल पे बात हुई है। अब हम इसके रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि इट शुड बी सिक्योर, यानी कोई भी अपोनेंट जो है कर्बरॉस के सर्वर को अनऑथराइज्ड एक्सेस ना गेन कर सके, और सर्वर ने अगर किसी के बीच में दो नोड्स के बीच में सेशन क्रिएट करवाया है तो उस सेशन को कोई तीसरा बंदा आके हाईजैक ना कर सके। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी की, कि कर्बरॉस का सर्वर जो है इट शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम। यानी अगर मैं लेट्स सपोज ग्रेड सबमिशन की डेडलाइन है और मैं उससे कोई 10 मिनट पहले ग्रेड सबमिट करने के लिए कनेक्ट करना चाहता हूँ ग्रेडिंग पोर्टल से, और उस वक्त कर्बरॉस का सर्वर ही डाउन है, तो फिर तो बड़ा सीरियस मसला हो जाएगा। मैं ग्रेडिंग पोर्टल के साथ कोई एक्सेस नहीं कर सकूंगा, सर्वर डाउन है, मैं ग्रेड अपलोड नहीं कर सकूंगा, मसला बढ़ जाएगा। तो रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी जो है वो एक अहम रिक्वायरमेंट है कि हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये एक सर्वर डाउन हो गया तो उसका मतलब है कि इस सर्वर के साथ जितनी भी मशीन रिलाय कर रही थी वो सारी की सारी आपस में आप कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगी टिल सच टाइम कि कर्बरॉस अब दोबारा से ऑनलाइन नहीं आ जाता। तीसरी रिक्वायरमेंट है स्केलेबिलिटी की। द सिस्टम शुड बी एबल टू सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। यानी मैं फिर यूएमटी का एग्जांपल देता हूँ कि आज से अगर आप 8 साल 10 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे कुछ हजार मशीन, कुछ 100 मशीन होंगी। अब अगर आप बात करें तो यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट है, 9,000 इधर फैकल्टी, 900,000 इधर फैकल्टी मेंबर है, इधर लैब्स हैं, ऑफिसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं। तो उन सारों के लिए अगर आप कोई मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्केलेबल होना चाहिए कि उन सारों को हैंडल कर सकें। और जहां पे एक और चीज आ जाती है कि रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी अगर सिस्टम में है तो दैट मीन्स कि चांसेस आर कि आपका आर्किटेक्चर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है? यानी एक ऑप्शन होती है कि आपके पास एक कर्बरॉस का सिस्टम है और जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी उसके साथ कम्युनिकेट करती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा कि आपकी एक नहीं, आपके मल्टीपल कर्बरॉस की मशीन होंगी और आपकी जो भी मशीन्स कम्युनिकेट करना चाहती हैं आपस में वो इनमें से किसी सर्वर के साथ कनेक्ट करके रिक्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने का फायदा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन के दो फायदे हैं। एक फायदा है कि अगर कोई भी मशीन फेल हो जाती है, लेट्स सपोज ये मशीन फेल हो गई है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अब क्या होगा कि ये वाली मशीन इससे इंफॉर्मेशन ले रही थी, अब ये किसी और से कनेक्ट कर जाएगी। यानी जितने ज्यादा बैकअप्स होंगे आप उतने ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, तो ये एक चीज होगी। दूसरा फायदा क्या होता है? वो होता है लोड बैलेंसिंग का। यानी सिर्फ एक ही अगर आपके पास नेट सर्वर था तो सारे के सारे उसी एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। 5-6 नोड्स के लिए तो मसला नहीं होगा, पर अगर हजारों नोड है तो इस सर्वर के ऊपर बहुत लोड हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है कि आपके पास मल्टीपल सर्वर होंगे, कुछ मशीन इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रही होंगी, कुछ किसी और के साथ कर रही होंगी, कुछ किसी और के साथ कर रही होंगी। तो पूरा लोड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया बिटवीन द डिफरेंट सर्वर्स, किसी एक के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ नहीं बना।
और आखिरी जो Kerberos की रिक्वायरमेंट है वो ट्रांसपेरेंसी की है। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि अगर कोई यूजर Kerberos के थ्रू हेल्प लेके किसी और के साथ कनेक्ट करना चाहता है, तो ये जो पूरे का पूरा प्रोसीजर है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है कि यूजर अपनी मशीन के ऊपर बस यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले, एंटर करे और बस। अब वो रिक्वेस्ट Kerberos को जा रही है कि किसी और को जा रही है, कैसे जा रही है, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कौन सी की शेयर हुई है, कौन सी नहीं हुई है, ये उस यूजर को नजर ना आए। क्योंकि यूजर को ये सारी चीजें पता लग रही होंगी, बिला वजह परेशान होगा, कंफ्यूज होगा। यूजर चाहते हैं कि बाद मैंने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाले, एंटर दबाया, दैट्स इट। बाकी क्या हो रहा है, वो जो भी हो रहा है, मुझे बस मेरी सर्विस मिलनी चाहिए। यानी आप ग्रेडिंग पोर्टल से कनेक्ट करते हैं, एलएमएस से कनेक्ट करते हैं, तो आपको नजर आते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट किसी Kerberos के पास जा रही है कि किसके पास जा रही है कि नहीं जा रही, या आपको किसी और के पास कोई और इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है कि पहले यूजर नेम पासवर्ड डाला, फिर Kerberos में कोई और इंफॉर्मेशन डाली, फिर एलएमएस में कोई और डाली, फिर कहीं और पे कोई और डाली। वो तो आपका सिस्टम यूजर फ्रेंडली नहीं रहेगा। आइडियली यू वांट कि बस एक चीज किए, एंटर दबाए, बस। अब बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाए, आपको अपनी डिटेल से तंग ना करे। ठीक है, एनी क्वेश्चन आफ्टर नाउ क्लास? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? ऑलराइट। ठीक है, अगला जो पार्ट है, अब एक्चुअल वर्किंग देखेंगे Kerberos की कि Kerberos वर्क कैसे करता है। ठीक है, ब्रॉड लेवल पे मैं आपको बता दूं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। एक कंप्यूटर है जो लेट सपोज किसी और सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहता है, जो कि फॉर एग्जांपल आपका प्रिंटर सर्वर है। आप अपनी मशीन से प्रिंटर सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि आप क्विज़ेस प्रिंट कर सकें, लेट सपोज। ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मसला क्या है कि जो जो मशीन सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहती है, अब सर्वर क्या हर मशीन के लिए अपने पास की मेंटेन करेगा? हर मशीन के लिए वो एक्सेस कंट्रोल मेंटेन करेगा? मल्टीपल सर्वर्स हैं तो वो सारे ये कुछ करेंगे, तो ये बड़ा मैनेजेबल नहीं रहता। तो मैनेजेबल हम कैसे बनाते हैं? हम सिर्फ एक सर्वर रखते हैं जो कि Kerberos का है, और जो भी क्लाइंट ने किसी के साथ भी कनेक्ट करना है तो वो Kerberos की मशीन के थ्रू कनेक्ट करेगा। कैसे, ये हमने अब देखना है। तो पहली चीज तो है कि आपका जो भी क्लाइंट है और जो भी Kerberos के सर्वर, यानी Kerberos का सर्वर है एक, यानी यहां पे जो आप देख सकते हैं एक कर्ब की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। ये बेसिकली क्या चीज है, इसमें दो सर्वर आ जाते हैं, एक Kerberos का ऑथेंटिकेशन सर्वर है, एक Kerberos का टिकट ग्रांटिंग सर्वर है। इन मशीन का काम क्या है कि अगर कोई मशीन किसी और मशीन से कम्युनिकेट करना चाहती है तो ये उस सेशन के लिए उन्हें एक की प्रोवाइड कर देगा। कैसे करेगा वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, पर उसके लिए रिक्वायरमेंट, स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है कि जितनी भी उस नेटवर्क के अंदर मशीन्स हैं, पहली रिक्वायरमेंट तो है कि वो Kerberos के सर्वर को ट्रस्ट करती हो। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि हर मशीन और Kerberos के सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होनी है, एटलीस्ट उसके लिए एक की होनी चाहिए। यानी क्लाइंट सी है और ऑथेंटिकेशन सर्वर है, तो इनके पास एक की पड़ी होगी स्टार्ट में, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के लिए होगी। और जहां पे आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कलर्ड की है, ठीक है, तो ये की जो है पहले से क्लाइंट के पास भी थी और पहले से इस ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास भी थी। तो जितने भी क्लाइंट हैं उन सारों के और ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास, उनके बीच में एक प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए एक प्राइवेट की दोनों एंड पे होगी। ठीक है, ऑलराइट। अब एक सवाल आता है कि की जनरेट कैसे होगी? तो उसका एक सिंपल तरीका है
ठीक है, कि यूजर जो है जब अपना यूजर नेम और पासवर्ड अपनी मशीन के ऊपर एंटर करता है, ठीक है, तो उस मशीन पे एक सिंपल कर्बरोस का क्लाइंट रन कर रहा होगा जो कि उस पासवर्ड के ऊपर हैश रन करके, ठीक है, उसके उससे एक की जनरेट कर देगा। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ है। मैंने अपना पासवर्ड डाला है, एंटर दबा दिया है, तो एक हैश वैल्यू कैलकुलेट होगी उसकी, उस पासवर्ड की, और वो हैश वैल्यू जो है वो की होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी मशीन और ऑथेंटिकेशन सर्वर कर्बरोस का, ये दोनों इनके पास होगी और किसी तीसरे के पास नहीं होगी। ठीक है, ऑल राइट। अब क्या होगा कि लेट्स सपोज ये क्लाइंट जो है इस प्रिंटर सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिकेशन सर्वर को भेजेगा, कहेगा कि मुझे ऑथेंटिकेट कर दो। ठीक है, सर्वर क्या करेगा? ठीक है, ये भी सिर्फ रिक्वेस्ट भेजी है कि ऑथेंटिकेशन के लिए, कि साबित हो जाए कि मैं कौन हूं। ठीक है, और आया मैं इस नेटवर्क का हिस्सा हूं भी कि नहीं, मुझे इस नेटवर्क को एक्सेस करने की इजाजत है भी कि नहीं। ठीक है, ऑल राइट। अब क्या होगा, ये ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है ये एक मैसेज जनरेट करेगा। इस मैसेज के अंदर एक रेड की होगी जो कि टेम्पररी है, अभी अभी जनरेट की है ऑथेंटिकेशन सर्वर ने, यानी जैसे रिक्वेस्ट आई थी इसने फौरन एक रेड कलर की जनरेट कर दी। ठीक है, कलर कोडिंग जो है वो मैंने इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल बेसिकली कर रहा हूँ डिस्कशन में। ठीक है, तो रेड की एक जनरेट कर दी। उसके अलावा क्लाइंट का यूजर नेम, उसका आईपी एड्रेस और वैलिडिटी कि कितने टाइम के लिए इसे कनेक्शन की इजाजत दी जा रही है, ये जो इंफॉर्मेशन है इसे टिकट कहते हैं या टोकन भी कह सकते हैं, और इसे इनक्रिप्ट किया जाएगा यूजिंग अ येलो की। और येलो की किस किस के पास है? सिर्फ और सिर्फ कर्बरोस के ऑथेंटिकेशन सर्वर और कर्बरोस के टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास येलो की है, और किसी के पास येलो की नहीं है। इस जुमले का क्या मतलब है कि जब ये मैसेज बी जो है, यानी ये वाली चीज जो है, इसे मैसेज बी कहता है, ये जब क्लाइंट के पास पहुंचेगा तो क्लाइंट इसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता क्योंकि क्लाइंट के पास येलो की नहीं है। पर अभी आप देखेंगे कि इसका मकसद क्या है, अभी छोड़ दें। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन सर्वर ने एक तो मैसेज बी भेज दिया, दूसरा जो उसने मैसेज भेजा है ऑथेंटिकेशन सर्वर ने वो है मैसेज ए। और मैसेज ए में क्या है? रेड कलर की जो की थी वो, और उस की को जो है लॉक किया गया है यूजिंग ग्रीन की। और ग्रीन की कौन सी है? जो कि क्लाइंट और इस सर्वर के बीच में सीक्रेट है और किसी तीसरे के पास नहीं है। अब इसका फायदा क्या है कि जब मैसेज ए और बी आएंगे क्लाइंट के पास, ठीक है, जब क्लाइंट के पास मैसेज ए और बी आएंगे तो मैसेज बी को तो वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास येलो की नहीं है, पर मैसेज ए को वो डिक्रिप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो इनक्रिप्ट हुआ था यूजिंग द ग्रीन की, और ग्रीन की क्लाइंट के पास है। तो उसका फायदा क्या होगा? क्लाइंट को एक रेड की मिल गई है। ठीक है, अब क्लाइंट तो ये ऑथेंटिकेशन हुई है, ये पहला फेज था कि जब क्लाइंट ने ऑथेंटिकेशन सर्वर को पास जाके अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाया है। अब अगला स्टेप क्या है कि क्लाइंट ने सर्विस के साथ अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाना है। वो कैसे होगा? तो अब क्या होगा कि क्लाइंट जो है वो टिकट ग्रांटिंग सर्वर जो है टीजीएस, उसको दो मैसेजेस भेजेगा। एक मैसेज सी है, और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वही चीज है एग्जैक्ट जो कि मैसेज बी था जो कि ऑथेंटिकेशन सर्वर ने क्लाइंट को भेजा था।
उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुई, कोई कुछ नहीं किया, वो एज इज टिकट ग्रांटिंग सर्वर को भेज दिया। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब ये मैसेज सी पहुंचेगा टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास, तो वो येलो की से इसे डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा। और क्योंकि ये येलो की से इंक्रिप्टेड था, तो ये डिक्रिप्ट कर लेगा। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि रेड की क्या है, क्लाइंट का यूजर नेम क्या है, आईपी एड्रेस क्या है और वैलिडिटी क्या है। और इससे एक और चीज भी साबित हो गई है, और वो चीज साबित क्या हुई है कि अगर क्लाइंट ने एक मैसेज भेजा है जो कि येलो की से इंक्रिप्टेड है, तो दैट मीन्स कि येलो की क्लाइंट के पास तो नहीं थी, तो वो येलो की ऑब्वियसली ऑथेंटिकेशन सर्वर के से ही क्लाइंट को मिली होगी। तो टिकट ग्रांटिंग सर्वर जो है उसे यकीन हो जाएगा कि क्लाइंट ने जो मुझे रिक्वेस्ट भेजी है वो अपनी तरफ से नहीं बनाई, वो ऑथेंटिकेशन सर्वर ने उसे कुछ भेजा था, वो टिकट उसने मुझे भेजी है। तो इसने एक तरीके से ऑथेंटिकेट करवा दिया अपने आप को, यानी इसने साबित कर दिया क्लाइंट ने कि मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन सर्वर ही इंक्रिप्ट कर सकता था, तो इसलिए वो मैंने तुम्हें दे दिया, इसका मतलब है कि मैं ऑथेंटिक हूं। तो ये मैसेज सी मिल जाएगा टिकट ग्रांटिंग सर्वर को। दूसरा जो मैसेज मिलेगा इसे, वो होगा क्लाइंट प्लस टाइम स्टैम्प। क्लाइंट का मतलब है क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन थी, और टाइम स्टैम्प बेसिकली बताता है कि किस टाइम पे ये रिक्वेस्ट भेजी गई है। और क्योंकि ये रेड की के थ्रू इंक्रिप्ट हुआ है, तो इस टोकन से, इस टिकट से को डिक्रिप्ट करके टिकट ग्रांटिंग सर्वर को पहले रेड की मिलेगी, फिर वो उस रेड की को इस्तेमाल करते हुए मैसेज डी को डिक्रिप्ट करेगा, फिर उसे क्लाइंट और टाइम स्टैम्प पता लग जाएगा। अब वो पहले क्या देखेगा, नंबर वन, कि ये टाइम स्टैम्प जो है ये कितना पुराना है। रीप्ले अटैक से बचने के लिए, रीप्ले अटैक क्या होता है कि किसी ने पैकेट भेजा, अब किसी बहुत बाद में किसी और ने उस पैकेट को इस्तेमाल करते हुए उस सेशन को हाईजैक कर दिया। तो टाइम स्टैम्प का मतलब है कि अगर कुछ अरसे पहले का टाइम स्टैम्प है, यानी आपने एक पैकेट भेजा है और वो नेटवर्क के ऊपर जो है कुछ मिली सेकेंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, तो अगर टाइम स्टैम्प कुछ मिली सेकेंड पुराना है तो इसका मतलब है कि ये जेन्युइन पैकेट है। अगर टाइम स्टैम्प से लग रहा है कि ये कुछ 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद मैसेज आया है, तो चांसेस आर कि क्लाइंट का मैसेज किसी और ने हाईजैक किया और उसके ऊपर प्रोसेसिंग वगैरह करके या उसे इस्तेमाल करके वो अब मुझे भेज रहा है। तो ये जो है ये एक एडेड प्रोटेक्शन थी कि फॉरेन पैकेट आए तो ठीक है, अगर बहुत डिले के बाद आया तो चांसेस रहा कि मैन इन द मिडिल कोई अटैक करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये उससे पता लग जाएगा कि आया ये जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि नहीं है। और साथ तीसरी जो इस मैसेज के साथ चीज होगी वो होगी रिक्वेस्टेड सर्विस, के मैं क्लाइंट बता रहे कि मैं किस सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल प्रिंटर सर्वर के साथ। ठीक है, तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई है टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास, तो अब वो क्या करेगा, नंबर वन, वो चेक करेगा कि क्लाइंट को प्रिंटर इस्तेमाल करने की इजाजत है कि नहीं है। अगर इजाजत नहीं है तो कनेक्शन रिफ्यूज कर देगा, और अगर उसके वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में लिखा हुआ है कि यस क्लाइंट सी को इजाजत है कि वो प्रिंटर को इस्तेमाल कर ले, तो इन दैट केस क्या होगा, टिकट ग्रांटिंग सर्वर एक नया टिकट जनरेट करेगा जिसके अंदर एक ब्लू की होगी, क्लाइंट होगा, क्लाइंट इंफॉर्मेशन, क्लाइंट का आईपी एड्रेस वगैरह, और वैलिडिटी कि कितनी देर तक ये रिक्वेस्ट वैलिड रहेगी और उसके बाद एक्सपायर करेगी। और इस पूरी टिकट को उसने जो इंक्रिप्ट किया है वो ब्लैक की से किया है। और ब्लैक की किन दो लोगों के पास है, सिर्फ और सिर्फ टिकट ग्रांटिंग सर्वर और सिर्फ इस प्रिंटिंग सर्वर के पास, और किसी के पास ब्लैक की नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये टिकट जब क्लाइंट के पास पहुंचेगा तो वो इसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, वो उसे एज इज ही रहने देगा, उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता क्योंकि क्लाइंट के पास ब्लैक की नहीं है। और दूसरा जो मैसेज भेजेगा
टीजीएस, वो क्या होगा, वो ब्लू की को सेंड करेगा रेड की के थ्रू इंक्रिप्ट करके। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि रेड की जो है वो सिर्फ इन दोनों के पास है। कैसे? क्योंकि अगर कोई तीसरा बंदा ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करता है तो वो रेड की को नहीं डिटरमिन कर सकता। क्यों नहीं डिटरमिन कर सकता? क्योंकि यहां पे रेड की जो है वो येलो की से इंक्रिप्टेड है और येलो सिर्फ इन दोनों के पास है। यहां पे रेड की जो है वो ग्रीन के साथ इंक्रिप्टेड है और ग्रीन सिर्फ इसके पास है। तो मैन इन द मिडिल जो है वो कैसे डिटरमिन करेगा कि रेड की अपनी वैल्यू क्या थी? तो क्लास ये एक प्रोटेक्शन आ जाती है कि कोई बीच में बंदा अगर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो की जो है वो इंक्रिप्ट करके भेजी जा रही है और वो इंक्रिप्ट उन की से की जा रही है जो कि ऑलरेडी या तो इस मशीन के ऊपर एग्जिस्ट करती है, या इन दो के ऊपर करती है, या इसके ऊपर करती है। वो की जो है वो आपस में इंटरनेट के ऊपर नहीं भेजी जा रही। यानी येलो की जो है ये पहले से इन दोनों के पास है, इंटरनेट के ऊपर नहीं गई। ग्रीन की जो है वो पहले से इन दोनों के पास है, इंटरनेट के ऊपर नहीं गई। ब्लैक की शुरू से इन दोनों के पास है, वो नेटवर्क के ऊपर नहीं किसी को भेजनी पड़ी। तो इसलिए जब ये की सिक्योर है तो अब इन कीज को इस्तेमाल करते हुए आप किसी और की को इंक्रिप्ट करें तो फिर वो की भी सिक्योर ही होगी। ऑलराइट, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये भी क्लाइंट तक पहुंच गई। अब क्लाइंट क्या करेगा? सबसे पहले क्लाइंट रेड की को इस्तेमाल करते हुए मैसेज एफ को डिक्रिप्ट करेगा, उससे उसे ब्लू की मिल जाएगी। और ब्लू की क्या है? रेड की जो थी वो क्लाइंट और टिकट ग्रांटिंग सर्वर के बीच में थी सेशन के लिए। ब्लू की जो है वो क्लाइंट और एक्चुअल जो सर्विस है उन दोनों के बीच में शेयर होगी, बस किसी तीसरे के पास ब्लू की नहीं होगी। अब क्लाइंट क्या करेगा? सबसे पहले उसने रेड की इस्तेमाल करते हुए डिटरमिन किया कि ब्लू की वैल्यू क्या है। अब वो ब्लू की इस्तेमाल करेगा फॉर इट्स कम्युनिकेशन विद इट्स सर्वर। तो पहले वो क्या करेगा कि पिछले स्टेप में जो टिकट आई थी, यानी जिसके अंदर ब्लू की थी, क्लाइंट इंफॉर्मेशन थी, एड्रेस था और वैलिडिटी थी, ये टिकट तो एज इज सर्वर के पास चली जाएगी, क्योंकि इसे डिक्रिप्ट करने के लिए ब्लैक की चाहिए और वो क्लाइंट के पास नहीं है। तो क्लाइंट इसे एज इज फॉरवर्ड कर देगा। अब ये जब सर्वर के पास पहुंचेगा तो वो अपनी ब्लैक की इस्तेमाल करेगा और उसे डिक्रिप्ट करेगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर ब्लैक की से चीज डिक्रिप्ट हो गई है तो सर्वर को यकीन आ जाएगा कि ये टिकट भेजने वाला कौन था, ये था, क्योंकि ब्लैक की सिर्फ इसके पास है। तो ये शक नहीं होगा कि किसी ने बीच में अपनी तरफ से कोई गलत किस्म का टिकट बना दिया, नहीं। इसे पता है कि क्लाइंट ने जो टिकट भेजी है ओरिजिनली वो टिकट ग्रांटिंग सर्वर के थ्रू आई है, तो वो तसल्ली होगी है, वो सिक्योरिटी होगी। फिर वो क्या करेगा? वो ब्लू की इस्तेमाल करते हुए, सॉरी, जो आपका क्लाइंट है वो पे अगला मैसेज भेजेगा ब्लू की से इनक्रिप्ट करके, और उसके अंदर क्या पड़ा होगा? क्लाइंट की अपनी इंफॉर्मेशन और टाइम स्टैम्प कि मैंने रिक्वेस्ट किस टाइम के ऊपर ट्रांसमिट की है। और जब ये पूरे का पूरा मैसेज ई और जी पहुंचेंगे सर्वर के पास तो वो क्या करेगा? ब्लैक की से वो इसे डिक्रिप्ट करेगा जिससे उसे ब्लू की मिल जाएगी, क्लाइंट एड्रेस और वैलिडिटी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर वो ब्लू की से इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा तो उसे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन और टाइम स्टैम्प की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इन दोनों को कंपेयर करके उसे पता लग जाएगा कि मुझे जिसने रिक्वेस्ट की है वो ऑथेंटिक है, वो जेन्युइन रिक्वेस्ट है। तो अब वो रिप्लाई कैसे करेगा? वो सर्विस भेजेगा, जो भी सर्विस है, ठीक है, साथ ही वो टाइम स्टैम्प भी भेजेगा और उस टाइम स्टैम्प को वो इनक्रिप्ट करेगा यूजिंग ब्लू की। अब ये जब मैसेज क्लाइंट तक पहुंचेगा तो टाइम स्टैम्प दे के डिटरमिन करेगा कि कुछ मिली सेकेंड में मेरे तक ये ट्रैफिक पहुंची है या घंटे की डिले से पहुंची है। फॉर एग्जाम्पल, अगर घंटे के डिले से पहुंची है तो इसका मतलब है कि बीच में कोई था जिसने कोई गलत काम किया है।
और अगर टाइम स्टैम्प ठीक है तो इसका मतलब है कि सर्वर की तरफ से जो भी सर्विस आ रही है क्लाइंट उसे एक्सेप्ट करेगा, उसे इस्तेमाल कर लेगा, और इस तरीके से जो है आपकी कम्युनिकेशन होती है। यानी कई नेटवर्क्स हैं जहां पे आपने अगर प्रिंटर से कनेक्ट करना है या आपने किसी मशीन से कनेक्ट करना है, किसी सर्वर से, किसी और चीज से, तो आपको पहले कर्बरोस के सर्वर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। कर्बरोस का ऑथेंटिकेशन सर्वर आपको एक टिकट देगा जिसे इस्तेमाल करते हुए आप टिकट ग्रांटिंग सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर टिकट ग्रांटिंग सर्वर आपको एक टिकट देगा जिसे इस्तेमाल करते हुए आप एक्चुअल सर्वर जिसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे थे आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं, सर्विस लेते हैं। जब सर्विस खत्म हो जाएगी तो ये रेड की जो है ये टेम्पररी थी, ये डिलीट हो जाएगी। ये ब्लू की है, ये भी टेम्पररी थी सेशन की, ये भी डिलीट हो जाएगी। ये ग्रीन की है, ये हमेशा रहेगी। ये ग्रीन की है, ये हमेशा रहेगी। येलो की, येलो की, ब्लैक की, ब्लैक की, ये जो है हमेशा रहेंगे। जब कर्बरोस सर्वर बनता है, जब मशीन बनती है तो ये शुरू में ही पॉपुलेट हो जाते हैं, शुरू में ही क्रिएट हो जाते हैं। पर जो रेड और ब्लू कीज थी वो सिर्फ उस वक्त क्रिएट होती हैं जब सेशन खोलना है। जब सेशन के ऊपर कम्युनिकेशन हो गई है तो फिर वो कीज भी सेशन के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। और इस सेशन की का एक शॉर्ट ड्यूरेशन ही होता है, इट्स नॉट कि कई कई दिन कई कई साल चलेगी, कुछ अरसे तक ही रहती है, उसके बाद डिलीट हो जाती है। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चन? नो सर। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। या मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही? एक मिनट सर, आ रही है आवाज। सर आ रही है आवाज। जब दोबारा बोलते हैं। जी सर सर आवाज आवाज आ आ रही है रही है सर आपकी। आपकी। मुझे आवाज नहीं आ रही। क्लास जो भी बात करनी है चैट विंडो में प्लीज देखते हैं, स्पीकर नहीं चल रहा। हाँ जी, अब बोलते हैं, कोई बोलते हैं क्लास? जी सर हाँ आवाज आ जी, रही है आपको? आवाज आ रही है, थैंक यू। कोई सवाल है यार क्लास? मुझे पता नहीं था नो स्पीकर, सर। किसी ने कुछ पूछा तो मुझे बता दिया। पहले कोई सवाल किया था मुझे आवाज नहीं आई थी, वो भी रिपीट करते हैं। खैर चले, थैंक यू। ठीक है, कर्बरोस इस्तेमाल कहाँ पे होता है? विंडोज इस्तेमाल करते हैं, जो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, फ्री बीएसडी, ओपन बीएसडी, ये सारे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉन यूनिक्स सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं। एम्बेडेड, आजकल जो एम्बेडेड सिस्टम्स का आईओटी का दौर है, तो जो आपके आईओटी डिवाइसेस होते हैं, रास्पबेरी पाई वगैरह होता है, आपके आर्डिनोस वगैरह होते हैं, उनके लिए भी कर्बरोस के इम्प्लीमेंटेशन अब एग्जिस्ट कर रही हैं, लोग बना रहे हैं। ठीक है, कर्बरोस की लिमिटेशन क्या है? नंबर वन, स्ट्रिक्ट टाइम रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी अगर, क्योंकि हर चीज टाइम स्टैम्प्ड होती है, तो यू हैव टू इंश्योर कि जो क्लाइंट और सर्वर्स हैं, उन जो भी दो मशीन कम्युनिकेट करना चाहती हैं उनकी अपनी क्लॉक जो है वो सिंक्रोनाइज्ड हो। यानी मजाक क्या होता है कि पाकिस्तान में आप किसी भी घर में जाएं तो मोबाइल फोन पे कुछ टाइम होता है, टीवी के ऊपर कोई चैनल दो डिफरेंट लगा ले, उन पे फर्क टाइम आ रहा होता है, दीवार के ऊपर दो घड़ियां होंगी डिफरेंट कमरों में, उन पे भी फर्क टाइम आ रहा होता है। पर नेटवर्क में मसला क्या होता है कि अगर हर कंप्यूटर का टाइम ही फर्क है तो टाइम स्टैम्प जो है वो फिर यूजलेस हो जाती है। यानी कोई मशीन टाइम स्टैम्प देखेगी तो उसे लगेगा कि ये तो घंटा पहले टाइम पैकेट भेजा गया, पर जो भेजने वाला था उसकी घड़ी घंटा पहले पुरानी है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जितने कंप्यूटर हैं उनकी क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड हो, वरना कर्बरोस नहीं चलेगा। ठीक है, अगली चीज है कि अभी तक तो हम अज्यूम कर रहे थे कि अगर कोई सर्विस चाहिए तो एक मशीन के ऊपर एक सर्विस रन कर रही है, एक मशीन के ऊपर एक क्लाइंट रन कर रहा है।
आजकल ये सिनेरियो होते हैं कि मशीन एक होती है पर उसके अंदर डिफरेंट क्लाइंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मशीन एक होती है, उसके अंदर मल्टीपल सर्वर एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर क्लाउड कंप्यूटिंग देखें तो आप अगर किसी क्लाउड के किसी मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ उस एक मशीन के ऊपर आप अकेले नहीं होंगे, चांसेस आर कि 10 लोग और उसी मशीन के ऊपर कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इसलिए फिर एक मशीन के ऊपर डिफरेंट अगर वर्चुअल होस्टिंग है या डिफरेंट यूजर्स हैं तो उनके बीच में कैसे डिफरेंशिएट करना है, उनके बीच में कैसे कीज जो है वो इंश्योर करनी है, वो फिर कर्बरॉस में मुश्किल होगा। ठीक है, और कर्बरॉस जो है इट रिक्वायर्स के जो सर्विसेज हैं और जो यूजर अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे कर्बरॉस के सर्वर पे ट्रस्ट करते हो। इस जुमले का क्या मतलब है, अदर वे अराउंड देखें तो अगर कर्बरॉस के सर्वर के ऊपर कोई अटैक हुआ है तो जो जो उसको ट्रस्ट करता था उस सारों का नुकसान हो जाएगा। यानी क्योंकि सारे के सारे कर्बरॉस को ट्रस्ट कर रहे हैं तो फिर आपने हिफाजत करनी है कि कर्बरॉस के सर्वर जो है वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि अगर उनमें कोई मसला हुआ तो सारे उन पर भरोसा कर रहे होंगे और उनको धोखा दिया जाएगा, उन्हें फिर गलत इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिर कर्बरॉस के सर्वर को डिफेंड करना वो बहुत जरूरी हो जाता है। फिर कर्बरॉस में रियल्म्स का कॉन्सेप्ट है। रियल्म क्या होता है कि आपका एक सर्वर होता है जो कि कर्बरॉस का है, मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं जो कि उस सर्वर के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, और मल्टीपल एप्लीकेशन सर्विसेज होती हैं, सर्वर्स होते हैं, वो भी रजिस्टर्ड होते हैं कर्बरॉस के सर्वर के साथ और वो उसके साथ अपनी की शेयर कर रहे होते हैं सब। तो ये आपकी एक कर्बरॉस की रियल्म कहलाई जाती है, यानी डोमेन। अगला पार्ट क्या है, और बाय द वे ये डोमेन जो है ये एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन के अंडर आता है। यानी अगर यूएमटी का कर्बरॉस है तो वो यूएमटी के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में होगा। अगर फास्ट है यूनिवर्सिटी, उनका जो कर्बरॉस का सिस्टम है वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर होगा, किसी तीसरे बंदे के अंडर नहीं होगा। और अगर ये दो डिफरेंट रियल्म्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, आपस में ऑथेंटिकेशन करना चाहती हैं, तो इट इज पॉसिबल प्रोवाइडेड ये दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करते हो। यानी यूएमटी और फास्ट अगर आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं तो वो ऑथेंटिकेशन एक दूसरे की डोमेन में जाके कर सकते हैं। यानी ये एग्जांपल है, तो क्लाइंट ने पहले अपनी रियल्म के कर्बरॉस ऑथेंटिकेशन सर्वर से कनेक्ट किया और टिकट ली, उस टिकट को इस्तेमाल करते हुए अपनी डोमेन का जो टिकट ग्रांटिंग सर्वर था उसके साथ कनेक्ट किया और उससे टिकट ली। अब इस टिकट को वो इस्तेमाल करके दूसरी जो रियल्म थी, यानी अगर यूएमटी में बैठे हुए हैं तो फास्ट के अंदर जो टिकट ग्रांटिंग सर्वर है ये टिकट उसे जाएगी, और वो टिकट ग्रांटिंग सर्वर जो है फास्ट के नेटवर्क में जो भी सर्वर है उसकी टिकट देगा, और वो टिकट जब क्लाइंट के पास आएगी तो वो उसे इस्तेमाल करते हुए सर्वर के साथ कनेक्ट कर लेगा। पर इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि पहले से फास्ट और यूएमटी ने आपस में एग्री किया हो कि हम एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, तो बिटवीन रियल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल यूजिंग कर्बरॉस। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया यूजर ऑथेंटिकेशन यूजिंग प्राइवेट की, और यहां पे आपको नजर आ रहा है कि जो भी कीज थी वो प्राइवेट कीज थे। ठीक है, प्राइवेट का क्या मतलब है कि एक की है जो कि क्लाइंट एंड पे भी होगी, सर्वर एंड पे भी होगी, और ये की सिर्फ उन दोनों के बीच में इस्तेमाल हो रही है और दोनों वही की इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब क्लाइंट अगर किसी दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो उसके लिए फिर दूसरी की है, और वो की भी दोनों के बीच में शेयर्ड होगी, किसी तीसरे के पास नहीं होगी। तो हमने देखा था कि अगर ऐसी कोई इंक्रिप्शन है जिसमें एक ही की इस्तेमाल होती है फॉर बोथ इंक्रिप्शन एज वेल एज डिक्रिप्शन, तो उसे आप प्राइवेट की सिस्टम कहते हैं। पब्लिक की सिस्टम जो होता है उसके अंदर आपके पास एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। अब हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज आपके पास कोई पब्लिक एंटिटी है, फॉर एग्जांपल वेब पेज हो गया जो कि दुनिया के ऊपर अवेलेबल है, वेब सर्वर हो गया, कोई चैट सर्वर, ईमेल सर्वर वगैरह जो कि दुनिया के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर आप किसी वेब पेज का एग्जांपल लें और आप किसी वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं, आप सर्वर को मैसेज भेजेंगे और उस सर्वर से आपकी तरफ एक
वेब पेज आ जाएगा। अब आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये वेब पेज जो है ये ऑथेंटिक है? आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये वेब पेज जो है ये ओरिजिनल सर्वर ने ही भेजा है? ठीक है, सिक्योर्ड होगा, HTTPS। नहीं आप बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में चले गए हैं, अभी ब्रॉड लेवल पे बात करें, यानी प्रोटोकॉल की बात ना करें कि HTTPS है कि TLS है कि SSL है, नहीं, अभी बात करें कि ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या होगा। ठीक है, तो उसका जो हमने पिछली क्लास में जो बात की, अब बाय द वे बात आप ठीक कर रहे हैं, इट्स जस्ट कि मैं एक फर्क एंगल से आना चाहूंगा। ठीक है, तो मसला करना क्या होगा कि सर्वर जब वेब पेज भेजेगा तो ऑथेंटिकेशन का हमने कॉन्सेप्ट ये देखा था कि उस वेब पेज की फॉर एक तरीका होता है कि वेब पेज का एक हैश जनरेट करें और उस हैश को एनक्रिप्ट करेगा सर्वर यूजिंग इट्स ओन प्राइवेट की। वो प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ सर्वर के पास है और किसी के पास नहीं है। अब जब वेब पेज आ जाएगा क्लाइंट के पास, आपके पास, तो आप सर्वर की पब्लिक की इस्तेमाल करते हुए डिक्रिप्ट करेंगे। पब्लिक की पूरी दुनिया के पास होती है, तो अगर वो हैश वैल्यू पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो जाती है और वो हैश वैल्यू मैच करती है जो वेब पेज है उसकी हैश वैल्यू से, तो उसका मतलब है दो। नंबर वन कि जो ओरिजिनल वेब पेज था उसके अंदर कोई चेंज नहीं किसी ने बीच में की, वरना हैश वैल्यू फर्क हो जाती। और नंबर टू, क्योंकि हैश वैल्यू को सर्वर ने अपनी प्राइवेट की, यानी आपने हैश वैल्यू को सर्वर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट की है, तो इसका मतलब है कि वो इनक्रिप्ट सर्वर की प्राइवेट की से हुई होगी। यानी अगर पब्लिक से इनक्रिप्ट हुआ है तो प्राइवेट से डिक्रिप्ट होता है, और अगर प्राइवेट से इनक्रिप्ट हुआ है तो पब्लिक से डिक्रिप्ट होता है। ये रूल है। तो अगर आपने पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर लिया है सर्वर की, तो उसका मतलब है कि इंक्रिप्शन जो है वो सर्वर की प्राइवेट की से हुई थी, और अगर प्राइवेट की से इंक्रिप्शन हुई है तो उसका मतलब है कि सर्वर ने इंक्रिप्ट किया है, क्योंकि किसी और के पास वो प्राइवेट की नहीं है। और यहां से साबित हो जाएगा कि वो वेब पेज सर्वर की तरफ से ही आया। पर मसला क्या है, आपको पता कैसे लगेगा सर्वर की पब्लिक की क्या है? आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मुझे अपनी पब्लिक की भेजो, तो यहां पे मसला ये है कि अगर सर्वर आपको पब्लिक की भेजता है तो बीच में उसे कोई मैन इन द मिडिल फॉर एग्जांपल रीड कर लेगा। जहां पे पब्लिक की अगर उसने भेजनी है तो हर दफा आप किसी से कनेक्ट करते हैं, हर दफा आप कीज रिक्वेस्ट करते हैं उसके साथ, तो वो स्टेट मेंटेनेंस वगैरह काफी ज्यादा हो जाएगी कि कौन सी की वैलिड है, कौन सी एक्सपायर कर गई है, किससे कनेक्ट करना है, नहीं करना। एक उसके जिंदगी आसान करने का तरीका है कि आप एक ट्रस्टेड सोर्स से पब्लिक की ले लें। ट्रस्टेड सोर्स का क्या मतलब है? हम एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं X.509। ये एक यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है विच यूजेस पब्लिक की इंक्रिप्शन। ठीक है, और इसका मकसद क्या होता है X.509 का, कि जितने भी इंटरनेट के ऊपर सर्वर पड़े हुए हैं, जितने भी लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये उनके लिए जो पब्लिक, उनकी जो पब्लिक की है वो मेंटेन करता है। एक्चुअली पब्लिक की सर्टिफिकेट मेंटेन करता है। सर्टिफिकेट का क्या मतलब है कि एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जिसके अंदर पब्लिक की भी पड़ी होती है, उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी पड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी वेबसाइट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सारों के डिजिटल सर्टिफिकेट पड़े होंगे जिनके अंदर उन सारों की पब्लिक की पड़ी होगी। ठीक है, और ये डिजिटल डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, जो आपका X.509 का सर्वर है वो उसे इनक्रिप्ट करेगा और फिर शेयर करेगा लोगों से, ताकि हर कोई उसे एक्सेस, ताकि वो ऑथेंटिकेट कर दे, वो साबित कर दे कि मैंने ये सर्टिफिकेट दिया है, किसी और ने जो है इसके अंदर रद्दोबदल नहीं की। अभी इस पे बात करते हैं। ठीक है, और X.509 के जो सर्वर होते हैं
वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इट्स नॉट कि एक ही सर्वर है जो कि सारों को सर्व कर रहे हैं, मल्टीपल सर्वर होंगे और आप उनमें से किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट होते हैं इसमें पब्लिक की होगी जिसे साइन किया गया होता है। जो एक्ट और 509 का सर्वर है, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, यानी ये लफ्ज है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, कि एक कंपनी है जिसे इजाजत है सर्टिफिकेट देने की। यानी यूएमटी जो है अपनी पब्लिक की लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। यूएमटी क्या करेगा? यूएमटी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास जाएगा, उन्हें कहेगा, उनको पहले साबित करेगा कि हम एक असली कंपनी है, हम कोई जाली कंपनी नहीं है। और जब वो साबित कर लेगा तो फिर वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को कहेगा कि ये मेरा पब्लिक की है, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइवेट की है वो मेरे पास है, वो मैं किसी को नहीं बता रहा। आपका काम ये है कि ये पब्लिक की अगर किसी को चाहिए हो तो आप उसे दे देना, बस। तो ये पब्लिक की सर्टिफिकेट के अंदर स्टोर हो जाएगी। एक्ट 509 इस्तेमाल कहाँ पे होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, आईपी सिक्योरिटी है, जो ईमेल सिक्योरिटी है, तो ये सारे एक्ट 509 इस्तेमाल करते हैं। जो HTTP है वो भी ये इस्तेमाल कर रहा होता है, HTTPS जो है वो ये इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। इस प्रोटोकॉल में कौन कौन से एजेंट होते हैं जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं? एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है जिसे इजाजत होती है कि लोगों को सर्टिफिकेट दे सके। एक एंटिटी है जिसने अपनी पब्लिक की शेयर करनी है। फॉर एग्जांपल यूएमटी ने अपनी पब्लिक की शेयर करनी है ताकि लोग यूएमटी के वेब पेजेस को रिलायबली एक्सेस कर सकें। तो यूएमटी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एक सर्टिफिकेट दे दो। तीसरी एंटिटी होती है जो कि यूजर है। फॉर एग्जांपल कोई बाहर बैठ के यूएमटी को एक्सेस करना चाहता है तो पहले वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को एक्सेस करेगा और कहेगा कि मुझे यूएमटी की पब्लिक की दे दो। जब वो पब्लिक की मिल जाएगी, अब वो जब भी उसे यूएमटी से कोई वेब पेज आता है तो वो उस पब्लिक की को इस्तेमाल करते हुए चेक करेगा कि वेब पेज ऑथेंटिक है कि नहीं। और बाय द वे पिछली क्लास में जो हमने ऑथेंटिकेशन वाली बातें की थी, RSA की है, इंक्रिप्शन वाली बातें की हैं, क्लास उसकी वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अब हमारा क्रिप्टोग्राफी वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब हमने आगे जो भी काम करना है सिक्योरिटी में, उसके अंदर जो बैकबोन होगी वो क्रिप्टोग्राफी होगी। तो अगर क्रिप्टोग्राफी की समझ नहीं आई तो वो सारी चीजें कंफ्यूज करेगी। तो इसलिए पब्लिक और प्राइवेट की इंक्रिप्शन वाली वीडियोस को अच्छी तरह से देख लें जाके, ठीक है। ऑलराइट, अगला पार्ट है एक्ट 509 का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को सिर्फ इजाजत होती है सर्टिफिकेट देने की, यानी मैं यूएमटी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, यूएमटी मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। कुछ कंपनीज हैं जिन पे सारे भरोसा करते हैं, सिर्फ उन्हीं को इजाजत होती है सर्टिफिकेशन देने की। सर्टिफिकेट के अंदर होता, और ये बाय द वे ये राइट पे जो आप इमेज देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? मैंने एक वेब पेज खोला था, उसकी प्रॉपर्टीज में जा, सिक्योरिटी वाली प्रॉपर्टीज में जाके मैंने उसका सर्टिफिकेट देखा, तो उस सर्टिफिकेट में ये चीजें, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया। ये पूरा नहीं है, ये एक्चुअल सर्टिफिकेट का एक थोड़ा सा हिस्सा है। और इसमें आपको नजर आ रहा है कि सर्टिफिकेट इशू करने वाली कंपनी का नाम ग्लोबल साइन है। इसकी वैलिडिटी जो है 15 दिसंबर 2021 तक है, और 15 जून 2017 से पहले आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसमें पब्लिक की एल्गोरिदम RSA है, की साइज 2048 बिट्स है, एक्सपोनेंट 65537 का है, मॉड्यूलस जो है वो आपको ट्रंकेट होकर नजर आ रहा है, और इस तरह से। और सिग्नेचर एल्गोरिदम जो है वो SHA-256 है, और सीरियल नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ इस सर्टिफिकेट की आईडी है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये सर्टिफिकेट है जो कि आपके वेब पेज के साथ आ जाता है जब आप सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को रिक्वेस्ट भेजते हैं। और इस सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करते हुए आप डिटरमिन करेंगे कि जो एक्चुअल वेब पेज आपके ब्राउजर में आया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, और उसके लिए आप पब्लिक की इस्तेमाल करेंगे। सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है? सर्टिफिकेट की वर्जन होती है, यूनिक आईडी होती है, सिग्नेचर एल्गोरिदम कौन सा है, इशू करने वाली कंपनी कौन सी है, कब तक वैलिड है,
इस सर्टिफिकेट का ओनर कौन है, यानी किस कंपनी के लिए सर्टिफिकेट बना है, ठीक है, उसकी पब्लिक की क्या है, ठीक है, इशूअर की यूनिक आईडी है, कंपनी जिसका सर्टिफिकेट है उसकी यूनिक आईडी, ठीक है, और सर्टिफिकेट की अपना सिग्नेचर, यानी सर्टिफिकेट भी जो भेजना है कंपनी ने आपको, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो जब आपको सर्टिफिकेट भेजती है तो वो भी तो आपने इंश्योर करना है ना कि ये सर्टिफिकेट ऑथेंटिक है कि बीच में किसी ने रद्दोबदल किया। तो उसके लिए क्या होता है कि इस सर्टिफिकेट का भी एक हैश वैल्यू होता है जिसे सर्टिफिकेशन अथॉरिटी अपनी प्राइवेट की इस्तेमाल करते हुए इनक्रिप्ट करती है। तो इसलिए आप सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की पब्लिक की इस्तेमाल करते हुए डिक्रिप्ट करेंगे। अगर डिक्रिप्ट हो गया सही, हैशेज मैच कर गए, तो इसका मतलब है कि जेन्युइन है, वरना जेन्युइन नहीं है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके सर्टिफिकेट के अंदर होती है। ठीक है, और जहां पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का। यानी एक तो चीज है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो कि आपको सर्टिफिकेट देती है। तो पहली बात तो ये है कि आपने ये भी तो साबित करना है ना, जो कि कंपनी है, फॉर एग्जांपल यूएमटी, कि मैं एक जेन्युइन कंपनी हूं। तो वो जो है जब आप वो यूएमटी जब रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास जाएगा तो वो पहले तस्दीक करेगी कि आया यूएमटी सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। और अगर यूएमटी सच बोल रही है तो फिर वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को कह देगा कि तुम यूएमटी को सर्टिफिकेट इशू कर दो, ये असली कंपनी है, जालसाजी नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है कि हाँ, ये बात हमने ऑलरेडी कर ली कि अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से कि मुझे फलानी वेबसाइट का फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट दे दो, तो वो सर्टिफिकेट को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि सर्टिफिकेट को वो अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेगा ताकि वो जब यूजर के पास आ जाए तो वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट करके सर्टिफिकेट ले लेगा। अब प्राइवेट की और पब्लिक की से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मकसद क्या है कि अगर प्राइवेट से इंक्रिप्ट किया है और पब्लिक से डिक्रिप्ट हो गया तो इसका मतलब है कि वो वाकई प्राइवेट की से इंक्रिप्ट हुआ था। और वो प्राइवेट की क्योंकि सिर्फ एक ही एंटिटी के पास होती है, तो जिस एंटिटी के पास है यानी कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, इसका मतलब है कि मैसेज उसी की तरफ से आया है, किसी और ने बीच में अपनी तरफ से मैसेज नहीं भेज दिया। ठीक है, ये रूल है। और ये डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में हमने कर लिया था। ठीक है, तो एक जो पब्लिक की मिल गई है, अब जो है इस पब्लिक की को आप इंक्रिप्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पब्लिक की को आप ऑथेंटिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैंने अगर यूएमटी को कोई डेटा भेजना है तो मैं यूएमटी की पब्लिक की इस्तेमाल करते हुए उसे इंक्रिप्ट करूंगा, क्योंकि अगर यूएमटी की पब्लिक की से इंक्रिप्ट किया है तो सिर्फ यूएमटी की प्राइवेट की उसे डिक्रिप्ट कर सकती है और वो सिर्फ यूएमटी के पास है। तो बीच में अगर कोई मैसेज पकड़ लेता है तो उसे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसके पास प्राइवेट की नहीं है। ठीक है, ओके, कमिंग टू एन एंड, आपकी एक हायरार्की का भी कॉन्सेप्ट है कि देखें सिर्फ एक ही कंपनी नहीं होती जो कि सर्टिफिकेशन कर रही हो। ठीक है, सिर्फ एक ही कंपनी नहीं होती जो सर्टिफिकेशन करे, दुनिया में कई कंपनीज हैं। यानी ग्लोबल साइन आपने देख लिया, पिछले वाला जो एग्जांपल था। इसके अलावा वेरीसाइन भी आई थिंक एक कंपनी है। फिर गूगल वालों का भी अपनी एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है। तो ये डिफरेंट अथॉरिटीज हैं। अब बात यह है कि किसी को एक कंपनी ने अगर सर्टिफाई किया है, किसी और को दूसरी कंपनी ने सर्टिफाई किया है, तो अब हम क्या करेंगे? अगर सिर्फ एक ही कंपनी होती फिर तो मसला नहीं था, हर कोई उस कंपनी से सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करता, हर कोई उस कंपनी को सर्टिफिकेट देता। पर अगर मल्टीपल कंपनीज हैं तो अब कुछ लोग एक कंपनी से सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ दूसरी से कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फिर रूल आ जाते हैं हायरार्की का कि अगर आप एक कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, पर वो कंपनी किसी और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को ट्रस्ट करती है और उस अथॉरिटी के पास वो सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है,
तो अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं और वो आगे किसी और को ट्रस्ट करता है, तो वो जिसे ट्रस्ट कर रहे हैं आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्टिफिकेट। आप किसी ऐसी अथॉरिटी से सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं जिसको कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। यानी आपको एक पाथ चाहिए। पाथ का क्या मतलब है कि आप इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इसके पास नहीं है तो आप देखते हैं कि ये किसे ट्रस्ट करता है, आप इसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके पास भी नहीं है तो आप देखिए ये किसे ट्रस्ट कर रहा है, आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो या तो आप डायरेक्टली जिसे ट्रस्ट करते हैं उससे रिक्वेस्ट कर लें, या आप जिसे ट्रस्ट करते हैं वो जिसे ट्रस्ट करते हैं उससे रिक्वेस्ट कर लें। तो वो भी X.509 आपको इजाजत देता है। फिर एक कॉन्सेप्ट है सर्टिफिकेट रिवोकेशन का। रिवोकेशन क्या होती है कि इन सम केसेस आपको सर्टिफिकेट रिवोक करना पड़ जाता है। रिवोक का क्या मतलब है कि आपने दुनिया को बता देना है कि मैंने सर्टिफिकेट इशू किया था पर अब ये सर्टिफिकेट काबिल कबूल नहीं है। क्यों? एक वजह हो सकती है कि जिस यूजर का वो सर्टिफिकेट था उसकी प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज होगी, यानी यूएमटी का सर्टिफिकेट था पर यूएमटी की जो प्राइवेट की है उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। तो अब यूएमटी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को कहेगा कि मेरी प्राइवेट की अब प्राइवेट नहीं रही, तो मुझे जो आप लोगों ने सर्टिफिकेट इशू किया था उसे रिवोक कर लें, पूरी दुनिया को बता लें कि कोई भी आप इस प्राइवेट की, इस पब्लिक की पेयर को इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये अब यूएमटी का नहीं है, ये कोई और इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी वजह रिवोकेशन की हो सकती है कि कंपनी जो थी उस पर अब सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो है अब उसे सर्टिफाई नहीं कर रही। यानी कह रही है कि पहले तो मैं सर्टिफाई करती थी इस कंपनी को पर अब मैं कोई गारंटी नहीं दे रही कि ये कंपनी ठीक है कि नहीं है। तो इन दैट केस टू अथॉरिटी जो है वो उसके सर्टिफिकेट को रिवोक कर लेगी। इन केस किसी को रिवोक का मतलब नहीं पता तो रिवोक का मतलब है कैंसिल कर देना। ठीक है, कैंसिल, बिल्कुल फारिग कर देना। और तीसरी चीज है कि यह भी मुमकिन है कि जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, यानी उसका डेटाबेस था उस पर किसी ने कब्जा कर लिया या उसकी अपनी कीज थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इन दैट केस टू आपका सर्टिफिकेट जो थे वो फिर रिवोक हो जाते हैं। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर पूरी रिवोकेशन लिस्ट होती है कि जिस जिसको उसने रिवोक किए उन सारों की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी और ये सारी डिजिटली साइंड होती है। डिजिटली साइंड का क्या मतलब है? इसलिए होती है कि अगर डिजिटली साइंड ना होती तो मैं अपनी तरफ से आपको एक कह दूं कि यार ये जो सर्टिफिकेट है ये रिवोक हो गया, तो आप मेरी बात पे भरोसा कर लेंगे? नहीं, आप सिर्फ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी पे भरोसा करेंगे और वो अपने आप को ऑथेंटिकेट कैसे करती है? डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। डिजिटल सिग्नेचर से वो साबित करेगी कि मैंने ये लिस्ट भेजी है, किसी मैन इन द मिडल ने नहीं भेजी। और यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि रिवोकेशन और एक्सपायरी दो फर्क चीज है। एक्सपायरी में क्या होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हुआ है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो सिक्योरिटी थ्रेट है कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है, नहीं। आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट था, इसे अभी तक किसी ने अपडेट नहीं किया, तो वो जैसे ही अपडेट करेंगे मैं दोबारा से ये सर्टिफिकेट आपको दे दूंगी। पर रिवोक का मतलब होता है कि ये सर्टिफिकेट था पर ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, अगर आपने इस्तेमाल किया तो बड़ी सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है, तो ये तो कभी नहीं इस्तेमाल करना। जो एक्सपायर्ड है वो आप इस्तेमाल कर लें या फिर इंतजार कर लें, जब वो कंपनी पैसे दे देगी या अपने आप को दोबारा से अपडेट करवा लेगी तो वो एक्सपायरी के बाद वो सर्टिफिकेट दोबारा इन यूज आ जाएगा। तो एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट दोबारा इस्तेमाल हो जाता है। रिवोक अगर कोई सर्टिफिकेट हुआ वो कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, और आखिरी स्लाइड है कि आपके एक कॉन्सेप्ट होता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? आपका सेट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लॉग, पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर्स, डेटाबेस स्टोरेज, क्या डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्या मशीन होंगी, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, क्या सर्टिफिकेट होंगे, क्या इंक्रिप्शन इस्तेमाल होगी। तो ये सारी जो चीजें होती हैं इस्तेमाल होती हैं आपके सर्टिफिकेट्स और कीज एक्सचेंज करने के लिए, पब्लिक की एक्सचेंज करने के लिए। तो इस सारे को आप पीकेआई या पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और एक पीकेआई जो है वो बेस्ड है ऑन X.509 जो कि हमने आज डिस्कस किया है।
और इसमें क्या होता है, जल्दी से रीकैप कर लेते हैं कि एक एंटिटी है वो दो काम कर सकती है। जान तो वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास जाके अपने आप को रजिस्टर करेगी और फिर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास जाके अपने आप को अपना एक सर्टिफिकेट बनवाएगी। एक ये काम है। और इस काम में फिर सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या करती है, वो एक सर्टिफिकेट जनरेट करती है और उस सर्टिफिकेट को स्टोर कर देती है डिपॉजिटरी में। और सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है वो सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट भी मेंटेन करती है इस रिपॉजिटरी के अंदर। एक ये काम होता है। दूसरा काम एंड एंटिटी का क्या होता है कि वो इस रिपॉजिटरी को एक्सेस करती है और चेक करती है कि मैं जिसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रही हूं उसका सर्टिफिकेट क्या है, और वो सर्टिफिकेट रिवोक तो नहीं हुआ। अगर रिवोक नहीं हुआ तो सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन कर लेगी। ठीक है, तो ये बेसिक सारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कौन होगा, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कौन होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, रेवोकेशन लिस्ट कैसे मैनेज करनी है, कौन सा डेटाबेस है जो इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है, एंड दैट्स इट क्लास। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस क्लास? ऑलराइट देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।